जी सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पावर प्ले। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोबारा मैं एक दफा यही बोलूंगा कि आप प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। लाइक तो आप करते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें। और अब हम वीडियो पे चलते हैं। तो अफान, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट मैच जो अभी दिसंबर में होने वाला है। और हमने कुछ अच्छे फैसले देखे और कुछ बिल्कुल ही बुरे फैसले देखे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हमारी जो मेन लास्ट वीडियो का जो टॉपिक था उसी से कंटिन्यूशन करूंगा कि सरफराज सरफराज अहमद का हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो स्क्वाड में ना हो। लेकिन वो स्क्वाड में तो है, लेकिन मुझे पता है वो खेलेंगे नहीं। मुझे तो देखिए। 100% यकीन है वो खेलेंगे नहीं। जी आप क्या बोल रहे हाँ, देखिए, जहां तक ये बात है ना, अब एक चीज मैंने नोट करी है, हमारे यहाँ ना एक नया सिस्टम निकाला गया है। किसी भी प्लेयर को ड्रॉप करना और ना करने का पैमाना ये हो गया है कि पहले ना उसको ड्रॉप करने की अपने जो कुछ पेड लोग या फिर साफी है ना, उनके जरिए ट्विटर पे खबर आउट करवाई जाती है। न्यूज चैनल पे खबर चलवाई जाती है। इवन प्रोग्राम हो जाता है उसमें न्यूज चैनल के ऊपर, और फिर देखा जाता है अवाम का रद्द अमल। अगर तो हैं? अवाम का इतना कोई खास रद्द अमल नहीं आता तो फिर वो ड्रॉप कर दिया जाता है, और अगर अवाम का रद्द अमल आता है तो उसको फिर रिवर्स कर लिया जाता है। सेम सिनेरियो इज विद सरफराज। सरफराज के ऊपर बहुत ही कोई शोर मचा जब ये खबर आई, जियो पे प्रोग्राम तक हो गया न्यूज चैनल के ऊपर, लेकिन उसके बाद जो हम देखते हैं सरफराज को इन्होंने स्क्वाड के अंदर रखा। वो आपकी बात सही है, प्लेइंग 11 में सरफराज पहले भी नहीं थे, अभी भी मुश्किल ही है, लेकिन स्क्वाड में रखा क्योंकि आप तो बोल रहे थे ना, एज ए सेकंड विकेट कीपर आप बदल रहे हैं, विकेट कीपर आप यंग को ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें हसीबुल्ला नहीं को हुई। नहीं लिया। हाँ, क्योंकि परफॉर्मेंस का डिफरेंस इतना ज्यादा है, सरफराज ने वो एंड में सेंचुरी भी कर दी। और वो भी मतलब मैच सेविंग सेंचुरी कर दी, तो इस वजह तीन चार टॉपिक से बात करने से पहले मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे दूं कि सिलेक्शन जो होती है ना, वो तीन चार प्लेयर्स की होती है आउट ऑफ 16 17 18। आपके हम्म। 12 13 14 प्लेयर्स हमेशा फिक्स ही रहते हैं। तो जैसे हमारी आवाम बोली ना यार, एक दो प्लेयर को नहीं लिया या उनको गलत ले लिया तो इससे क्या स्क्वाड में बुराई है? इससे स्क्वाड में बुराई, सिलेक्शन ही एक दो प्लेयर की होती है, तीन प्लेयर्स की होती है। आपके बारह जाहिर है प्लेयर पूरा तो फिक्स स्क्वाड तो होते नहीं ही एकदम होते हैं। से आप चेंज कर दोगे। 12 प्लेयर तो आपके फिक्स होते ही हैं। मतलब अगर मैं बाबर आजम, हारिस रिजवान, इमाम अब्दुल्ला, इनकी तो सिलेक्शन के बाद बात ही नहीं हो रही ना, सिलेक्शन तीन चार प्लेयर्स की होती है। अब आ जाते हैं जो तीन चार मसले हैं। आपने पहला मसला आइडेंटिफाई करा वसीम जूनियर का, कि वसीम जूनियर इज सेलेक्टेड अहेड ऑफ एवरी फास्ट बॉलर परफॉर्मिंग इन कायदे आजम ट्रॉफी अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद अली। वसीम जूनियर के 7 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। सात हम्म। फर्स्ट क्लास मैचेस में 20 विकेट्स हैं उनकी। जीरो 7 फर्स्ट क्लास मैचेस का मतलब है एक भी 14 फर्स्ट इनिंग्स में। क्लास, एक भी 5 विकेट 40 हॉल नहीं है। इनिंग्स में कुछ भी 5 विकेट हॉल नहीं है, एक फर्स्ट क्लास नहीं है। न 5 है न 10, तो थोड़े से 5 ही नहीं है इसके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अदर चॉइसेस क्या थी ना, व्हाट वर आर अदर चॉइसेस। तो आपके पास एक मोहम्मद अब्बास जो इस कायदान ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो चॉइस थी आपके पास। बिल्कुल। दूसरी मीर एक हमजा थे ऑब्वियस आपके पास। चॉइस दूसरी ऑब्वियस चॉइस मीर हमजा बनते थे, क्योंकि बेसिकली आप शाहीन को रिप्लेस कर रहे हैं ना। बिल्कुल। हारिस रऊफ इज कमिंग इन फॉर हसन अली, आप शाहीन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो दूसरी ऑब्वियस चॉइस थी मीर हमजा। और अब तो देखिए एक और चीज स्टेब्लिश हो गई है, मोहम्मद वसीम इज नॉट एन ऑलराउंडर, तो इनका फहीम अशरफ से कंपैरिजन नहीं तो हो ये एज सकता। अ बॉलर ही मोहम्मद खेल रहे हैं। एज अ बॉलर ही खेलेंगे। तो इनमें दो मेजर कंपेरेटर्स आते हैं, मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास। ठीक, अब हसन अली तो खुद ही अपनी साइड हो गए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी फॉर्म आउट है। वरना तो वो ऑब्वियस चॉइस होते हैं। तो अब इनमें अगर मैं कंपैरिजन करूं, मीर हमजा के अराउंड 92 फर्स्ट क्लास मैचेस है। सेम गोस फॉर अब्बास। थ्री अब्बास की तो हंड्रेड खैर एंड अगर मैं फिफ्टी विकेट्स आप ये देखें आप। और अब्बास की भी सिमिलर स्टैट्स हैं। तो कहने का मकसद है, आपने दो प्रिपेयर्ड फास्ट बॉलर्स की जगह एक रूकी फास्ट बॉलर को आपने जगह दी। अब बात इसमें यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि हम जो है फुल एक्सप्रेस पेस के साथ जाएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि इन्होंने ऐसा फील करा है कि शायद मीडियम पेस वर्क नहीं कर रही पाकिस्तान में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज थी। हमारे पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं था। नसीम ने थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी जब नसीम लेकिन कर रहे थे, नसीम भी लेकिन उसके अलावा कॉन्स्टेंटली आपको बाकी तो 140 प्लस तो नहीं करके देगा ना टेस्ट मैच में। नहीं करेंगे। तो इन्होंने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सेंस करा है कि वी नीड टू गो विद एक्स्ट्रा पेस। तो हारिस और नसीम तो ऑब्वियस चॉइस लग रहे हैं, और तीसरा वसीम के ऊपर इन्होंने पेस से बैंक करा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि न्यू बॉल से अगर मैं देखूं, तो न्यू बॉल से अगर मुझे बॉलिंग चाहिए, तो मीर हमजा के जैसे और अब्बास से बेहतर न्यू बॉल बॉलर आपके पास नहीं है। मोहम्मद अली आपने अच्छी सिलेक्शन की है, उन्होंने तो खैर अपनी जगह अर्न की है। उनकी सिलेक्शन पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि लास्ट कायदान ट्रॉफी के सेटअप से उनकी 50+ विकेट्स है, मोस्ट विकेट बाय एनी राइट आर्म मीडियम बॉलर। तो कुछ लोग जिनको हैरानी और हो रही है उनके लिए तो मोहम्मद अली के ऊपर बाद में हैरानी बात की करते बात हैं। है। जी। मोहम्मद अली के मोहम्मद बारे अली। में मोहम्मद अली के बारे में मैं यही कह रहा था कि आप जितने भी उठा के देख लें उनकी जो सेम पोजीशन है, कदरन सबसे बेहतर मुझे सेम पोजीशन लगी है। क्योंकि आप उनकी स्विंग देखें,
सबसे बेहतर, मतलब आप इतनी आराम से जज भी नहीं कर सकते, और लेट स्विंग जो उनकी जो है ना सबसे बड़ा उनका वेपन है। तो मोहम्मद अली बिल्कुल। इसीलिए सक्सेसफुल है अपना। मोहम्मद अली इज अ गुड सिलेक्शन, लेकिन वसीम जूनियर एक मुझे मुझे तो बहुत ही और हैरत हुई वसीम वसीम जूनियर की मुझे ये जूनियर। समझ नहीं आ रही, अगर वो प्लेइंग 11 के अंदर आते तो वो अपना रोल क्या प्ले करेंगे। एग्जैक्टली देखिए, मैं वसीम जूनियर के अगेंस्ट नहीं हूँ। वसीम जूनियर के लिए बेटर ये होता है कि आप उन्हें जो कायदे आजम ट्रॉफी का जितना भी हिस्सा बचा हुआ है उसमें आप किसी टीम के साथ उन्हें जोड़ देते और वो वहां बॉलिंग कर लेते। उनके लिए वो बेटर प्लेयर डेवलपमेंट होती। अब उन्हें प्लेइंग 11 में तो खेलना नहीं है, आपको पता है, वो एज अ बैकअप ही गए हैं। तो उनका रोल क्या है टीम में, किसका बैकअप गए हुए, ना वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ना राइट आर्म, आपके पास सारे ही राइट आर्म है। ना उनके कोई अलग चीज है उसके और ना अलावा उनके आपको पास यहाँ पे डेथ स्पेशलिस्ट कोई, चाहिए ना कुछ चाहिए। ना आपको क्या ना रोल, कोई आपको ऑर्गन ये लंबे स्पेशलिस्ट स्पेल करने चाहिए। वाले बॉलर भी नहीं दिखते एक तरीके से, तो आप क्या आपने चाह रहे हो अब इससे। और ज्यादा ज्यादती जो हुई है वो धानी के साथ हुई है। अगर मैं बिल्कुल। वसीम और धानी में हम लोग उस दिन भी कंपेरिजन यही करूं, बात कर रहे थे कि धानी धानी को आपको रेड बॉल प्लेयर बॉलर डेवलप करना है, और आपने फिर धानी को बिल्कुल। नहीं उठाया। आप वर्ल्ड कप धानी में भी को कैरी आपने करके ड्रॉप लेके जा रहे हो, धानी ने, चलो आपने बोलते हैं व्हाइट बॉल के अंदर उसकी इकोनॉमी बहुत हाई है। भाई वो तो है एक रेड बॉल फास्ट बॉलर के परफेक्ट एक्शन है, उसका परफेक्ट स्टांस है, परफेक्ट रनिंग है, वो तो लंबे स्पेल कर देखिए, सकता है। धानी धानी के साथ सबसे बड़ा मसला वही हुआ जहाँ धानी दूसरे मैच के बाद जो है वो उन्होंने पुल कर ली, इंजरी हो गई और उसके बाद से वो रिटर्न नहीं कर सके। खैर, धानी को इन्होंने नजरअंदाज करके वसीम जूनियर की सिलेक्शन की, ये एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन मैं इससे बड़े टॉकिंग पॉइंट, एक और टॉकिंग पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फवाद आलम को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब इन्होंने जगह बनाई और फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया। इनका आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि फवाद आलम की, हालांकि मेरे हिसाब से इतनी पूरी कायदे आजम लास्ट ट्रॉफी परफॉर्मेंस इनका कैंसिल आर्गुमेंट है। एक ही है कि इन्होंने पुट फॉरवर्ड कर दिया कि लास्ट 8 इनिंग्स में फवाद आलम के 16 का एवरेज है, बस अब ये मैं इनके पास एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट है। जो उनको अब पिछले आप देखो, 10 साल हैं वो उनको नजर नहीं आ रहे, जो पिछले साल जो उन्होंने डोमेस्टिक के रन है वो उनको नजर नहीं आ रहे, पिछले 2 सालों में जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है वो न्यूजीलैंड में जाके, न्यूजीलैंड में सेंचुरी जाके, वो नजर नहीं आ रही। जो है फवाद आलम की 2021 की, फवाद आलम आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में थे, विजडन टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में थे, बेस्ट 5th नंबर के बैट्समैन थे। अब आपका आर्ग्यूमेंट बनता है कि आपने जो आपने जैसे आपने आइडेंटिफाई करा कि जो लास्ट 9 इनिंग्स की 4 टेस्ट की परफॉर्मेंसेस आठ ले लेते हैं, इनिंग्स है। 4 टेस्ट परफॉर्मेंसेस, हाँ 8 इनिंग्स की परफॉर्मेंस की बेस पे निकाला। तो अब मैं जरा अपनी आवाम की ना जरा याददाश्त भी ठीक कर दूं। एक टेस्ट हुआ था रावलपिंडी के अंदर जिसमें माशाल्लाह से सबने बैटिंग की थी, सिर्फ फवाद आलम के। सबने मजे से रन जी बनाए थे, बिल्कुल। सेंचुरियां मारी थी मजे। इमाम ने डबल डबल इनिंग सेंचुरी मार दी। मतलब वेस्ट ऑफ अ टेस्ट मैच था, वेस्ट ऑफ बॉलर एफर्ट थी, रिकॉर्ड मेकिंग टेस्ट मैच था, जो होते नहीं है पाकिस्तान के टिपिकल। तो उसमें सबकी बैटिंग है, फवाद आलम की नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। और उसके बाद आता है कराची टेस्ट। कराची टेस्ट के अंदर आपकी एक इनिंग में आपकी बैटिंग कोलैप्स करती है, ठीक है, उसमें फवाद आलम भी कोलैप्स करते हैं, और एक इनिंग में आपके 2 प्लेयर की हीरोइक्स आ जाती है, 2-3 प्लेयर की, उसमें भी आपकी जो सब बाकी सब है वो सब कोलैप्स कर ही आते हैं। उसके बाद आपका लाहौर टेस्ट आता है, लाहौर टेस्ट में भी कोलैप्स आता है आपका, और लाहौर टेस्ट आप हारते हैं। 2 टेस्ट हो गए जिसमें फवाद आलम की परफॉर्मेंस नहीं आई, ठीक है। अब इसके बाद आता है श्रीलंका टूर। श्रीलंका टूर फवाद आलम के लिए आइडियल बनता था, लेकिन आपने क्या करा, पहले टेस्ट में उनको बिठा दिया। पहले टेस्ट बिल्कुल। में बिठा के उनका कॉन्फिडेंस शटर कर दिया कि आप जो है वो सलमान अली आगा को भी बीट नहीं करते, सिर्फ एक सीरीज की परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर पीयर प्रेशर आया तो सेकंड टेस्ट में खिलाना पड़ा। अब जब सेकंड टेस्ट में खिलाया, फवाद आलम की एक इनिंग उधर अच्छे जा रहे थे, उनसे एज हुआ, वो आउट हो गए। सेकंड इनिंग में जब फवाद आलम की बारी आई तो फवाद आलम को रन आउट कराया गया। क्या कराया गया? रन आउट हुए फवाद आलम। उन्होंने पंच करा था मिडॉन के ऊपर, बाबर ने कॉल दी, बाबर रुके, जो बाबर का टिपिकल रन आउट कराने का स्टाइल है, जो इमाम को भी जिस तरह उन्होंने कराया था। फवाद आलम हो गए रन आउट। तो ये सिर्फ इतनी सी खराब परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस के ऊपर अगर आप जज करने लगे, तो फिर तो देखिए बहुत सारों के करियर जो है ना वो शुरू फिर से ही इस खत्म हो बेसिस के जाएंगे। ऊपर तो अजहर अली तो आपके कब के आउट हो जाने चाहिए थे, वो किस बेसिस पे अजहर खेल अली रहे हैं। क्या, वो अजहर अली भी आउट हो जानी चाहिए थे। सिर्फ वहां रन करते हैं जहाँ पे बाबर भी आउट मैटर हुए, नहीं है, अब बाबर तो होने नहीं अरे चाहिए था टेस्ट मैच में फिर। बाबर, बाबर की क्या परफॉर्म, बाबर के ऊपर भी फिर उंगलियां उठेंगी, फिर रिजवान के यही तो ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे। शुरू इनके के आपके जो क्राइटेरिया है 10-15 इनिंग्स थी बाबर की, तो उस पे क्या दस रन, कुछ पंद्रह भी रन थे। शुरू के पच्चीस भाई शुरू के 25 मैचेस में बाबर का 25 का एवरेज था। जी, तो आपको सरफराज ने ही बैक किया ना, पीछे किसने बैक किया था। लेकिन बात यह है कि हम असल में, बस बात यह है कि सिस्टम के प्लेयरों के ऊपर जो है वो कुदरत ज्यादा मेहरबान होती है, और सिस्टम के बाकी लोगों के ऊपर ना कुदरत मेहरबान नहीं होती। फवाद आलम की बस बदकिस्मती है कि उनके ऊपर कुदरत मेहरबान नहीं है, और उनको और मैं एक बात और भी मजे बताता का चलूं हाथ अफान, नहीं है उनकी टंग कुछ पे। लोग कुछ लोग ये जो फजूल की बकवास करते हैं ना कि हम लोग अगर कराची से हैं तो हम लोग की कराची वालों की होने की सपोर्ट कर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो अगर आपके सामने बात कर रहे हैं ना वो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स के अरे ऊपर है, मैं पास्ट बात हिस्ट्री कर रहा हूँ, पास्ट रिकॉर्ड के ऊपर कर रहे हैं।
ठीक पहले है। फवाद आलम को आपने ड्रॉप कर दिया, उस्मान सलाउद्दीन कहाँ है यार? उस्मान सलाउद्दीन रन कर, वो तो नहीं है ना, वो तो सेंट्रल पंजाब के ही हैं, उनके लिए भी हमारी उतनी ही बैकिंग है। उस बेचारे लड़के को एक टेस्ट मैच देके आपने साइडलाइन कर दिया, वो रन पे रन कर रहा है, रन पे रन कर रहा है, वो मतलब उसके पास कोई काम ही नहीं है रन करने के अलावा, और चाहे वो शुक्र ओल्ड हो। है भाई साउथ शकील को ले आए ये लोग। और सऊद शकील को आप, और आपको बताऊं ये अंदर की खबरें ये है कि सऊद शकील जो है वो तकरीबन तकरीबन ड्रॉप हो गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ एक दो ऐसी इनिंग खेल ली कि उन्हें नजरअंदाज करना ना बिल्कुल ही ऑब्वियस हो गया कि उन्हें नजरअंदाज जाहिर नहीं है किया जा भाई, सकता। आप आपका लीडिंग रन स्कोरर है, वन ऑफ द, तो कायदादन ट्रॉफी और में अभी भी। इसमें लीडिंग ही होता वो सऊद शकील ने मैचेस मिस करे, दो तीन इन्होंने सबसे कम मैचेस खेले हुए जी। सऊद शकील ने, लीडिंग भी हो जाते। दो सेंचुरी उन्होंने बहुत बड़ी से डैडी हंड्रेड्स एक करी है एक मै, उन्होंने। एक मैच और एक इनिंग्स मिस की है। हाँ, तो डैडी हंड्रेड्स करी है उन्होंने। और तो सऊद शकील ने मेक द कट। और इसके अलावा एक जो टॉकिंग पॉइंट नहीं है, जो मेरे हिसाब से टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए, लास्ट जो हम दो तीन बस आखिरी के टाइम पे कंक्लूड करते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। मैं आपको एक साथ पॉइंट रख देता हूँ। व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ नवाज इन टेस्ट मैचेस? नवाज हम्म। इज नॉट अ प्रूवन बैट्समैन, नवाज इज नॉट अ प्रूवन बॉलर इन टेस्ट मैचेस। अगर आपको करंट फॉर्म पे जाना है तो आप फिर शादाब को ही खिला लें, हम शादाब को बैक कर लेंगे, क्योंकि शादाब की फिर बैटिंग स्किल्स है प्रूवन इन टेस्ट मैचेस, उन्होंने 350 लगाए हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ कि आपने स्पिनर में अबरार को सेलेक्ट कर लिया, वेरी वेल, बहुत अच्छी इंक्लूजन है। नोमान इंक्लूजन की और देखो, जाकिर इंक्लूजन की महमूद बात ही नहीं है, उसको तो आप आउट ही नहीं कर सकते थे, सीधी सी आउट बात नहीं है, कर उसने सकते, परफॉर्मेंसेस ऐसी दे दी ना। लेकिन मैं उससे जरा साइडलाइन जाऊंगा कि नोमान को आपने कैरी करा, और आपने कैरी करा जाहिद महमूद को, ठीक है, दोनों हम्म। अब डिजर्विंग प्लेयर। इस साल उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, डिजर्विंग प्लेयर है, लेकिन एक जो आम दिमाग के जहन में आती है कि यार आपने अबरार भी एक तरह से लेग स्पिनर है गूगली, नोमान लेफ्ट आर्म स्पिनर, और नवाज जाहिद भी ले महमूद लिया लेग, अपने, और जाहिद और महमूद भी ले नवाज लिया। भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो सारे जो है वो राइटी को बाहर करने वाले बॉलर्स हैं। तो ऑफ स्पिनर की इन चारों में से किसी एक की जगह ऑफ स्पिनर नहीं आ सकता था आपकी लाइनअप के अंदर? क्योंकि उनके पास भी स्ट्रोक्स तो हैं, और फोक्स भी, एक और उनके पास कोई लेफ्टी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, स्ट्रोक्स है, और वो खैर। तो ऑफ स्पिनर आपने क्यों नहीं सेलेक्ट करा इनकी बेसिस में? चाहे वो साजिद होते, बिलाल होते, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एक ऑफ स्पिनर सेलेक्ट नहीं करा आपने, सारे ही लेफ्ट आर्म स्पिनर। T20 सबसे थोड़ी होता बड़ा कि आपके मसला लेफ्ट पता है, आर्म। ना जाहिद महमूद का है, ना अपना नुमान अली का है, ना अबरार का, सबसे बड़ा मसला ही नवाज का है। नवाज की तो टेस्ट मैच, मतलब किसी, मैं आपको लिख के दे दो, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि नवाज ऐसा टेस्ट मैच प्लेयर आपके स्क्वाड में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी तो जगह ही नहीं बनती, सीधी सी बात है। बैट्समैन तो वो टेस्ट मैच के है ही नहीं, लिमिटेड फॉर्मेट के अंदर उनकी भी एक लिमिटेड रोल है, मैं कहता हूँ बैटिंग बैटिंग में, वो भी आओ, लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करो और मारो, ये इनका रोल है, बिल्कुल सीधा सीधा। और बिल्कुल बॉलिंग के अंदर बिल्कुल। भी उनका, देखो बॉलिंग के अंदर जब आपके पास नुमान अली, आपके पास एक लंबा स्पेल करने वाले बॉलर हैं जो 50 50 40 40 ओवर भी कर सकते हैं, तो एक एंड से जब नुमान अली करवाएंगे तो आपको क्या जरूरत है? अब जब आपके पास अबरार आ चुके हैं तो क्या जरूरत आपको नवाज लेने की? आपने एक वेस्ट की ना स्पेस, आप एक पोटेंशियल ऑफ स्पिनर कर सकते थे, या आप रिस्ट स्पिनर आप सेलेक्ट कर सकते थे प्रॉपर, जैसे शादाब की बात कर रहे हो आप, तो वो कर सकते थे। लेकिन मुझे बस ये समझ शादाब नहीं का आता तो ये केस बनता मोहम्मद है ना वसीम कि क्या शादाब सोच का के प्रूवन सिलेक्शन करते हैं। प्लेयर। बिल्कुल। सबसे बड़ा ये मसला तीन समझिए, चार, ये जो यही। लैपटॉप लेके तो बैठ जाते हैं ना, लैपटॉप लेके, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको हर चीज समझ में आ गई, हर चीज आप आवाम सामने बगैर लैपटॉप के उनको समझ में नहीं आ रही बात। बस देखें, जाते आते बस मैं यही बात बोलूंगा कि बेस्ट विशेस फॉर द टीम, और हो सकता है नवाजी हमें कोई टेस्ट मैच भी जितवा दें, अच्छा कर दें, लेकिन एक होता है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, जिसपे पॉइंट ऑफ व्यू उठता है, जिसमें आर्ग्यूमेंट उठता है कि यार व्हाट इज द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हो कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर सबके लिए डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस का हम्म। एक ही क्राइटेरिया लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपनी मर्जी के खिलाड़ियों पे आप बोले पोटेंशियल, आपकी मर्जी के खिलाड़ी पोटेंशियल पे सेलेक्ट हो रहे हो, और जिनको आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे हो वो परफॉर्मेंस से बाहर हो रहे हो। सिर्फ ये मेरा एंडिंग नोट है, और हम इसका और मैचअप्स और प्लेइंग 11 जो है वो आगे वाली वीडियो करते में discuss पोस्टमार्टम का भी नेक्स्ट वीडियो में।